नमस्कार, मेरा नाम परी सैकिया है और आपका नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज मई की 1 तारीख है और आज के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस मनाया जाता है, जिसको लेबर डे भी कहा जाता है। हम में से हर कोई मजदूरी है, भले वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ईंट के भाटी में काम करने वाला मजदूर, राशन की दुकान चलाने वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि पत्रकार भी। आज का जो विषय है, जिस क्षेत्र के मजदूरों के बारे में हम बात करने वाला है, वो काफ़ी गंभीर और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि जो लोग को अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना पसंद है या ब्रांड से बहुत प्यार है, जैसे मानो किसी को टी-शर्ट, किसी का फेवरेट टी-शर्ट होता है, टॉप होता है, जीन्स होता है, कुर्ता होता है। तो क्या कभी हम ये सोचते हैं जो हमारे फेवरेट कुर्ता या जीन्स या टी-शर्ट, टॉप के पीछे इसको बनाने वाला जो मज़दूर है, कहीं इसके साथ कोई जातीय अन्याय तो नहीं हुआ है? इसके साथ कोई शोषण तो नहीं हुआ है? जब मॉल में जाते कोई कपड़ा हमें पसंद आता है, तो हम उसको उसी दाम पे खरीद के ले आते। अगर हम किसी लोकल दुकान में जाते तो मोल-भाव करके उस कपड़े को खरीद के ले आते। लेकिन जो इसको बनाता है, क्या उसको उसकी वही कीमत, उसकी मज़दूरी उसको मिलती है? क्या कभी हम ये सब सोचते हैं? तो इसी विषय को लेके आज जो है हमारे साथ कुमार रविशंकर जी है, जो गारमेंट एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही साथ वो लॉयर्स भी हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में जी। रविशंकर जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपका जो यूनियन है, जो आपका वर्कर्स यूनियन है हरियाणा में, किस तरह से वो काम करता है गारमेंट मज़दूरों के साथ? और थोड़ा उसके बारे में अगर आप हमारे ऑडियंस को बताएँ। देखिए, हमारा जो यूनियन है गारमेंट एंड अलाइड वर्कर्स यूनियन, ये गुड़गांव में स्थित है और 2010 से कार्यरत है। और जब से हमने इस दिशा में काम शुरू किया है, हम ये कह सकते हैं कि गुड़गांव और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में ये एकमात्र ऐसी यूनियन है जो कि सुचारू ढंग से काम कर रही है। इससे सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि गारमेंट सेक्टर में ट्रेड यूनियनों की कितनी कमी है। तो गारमेंट एंड अलाइड वर्कर्स यूनियन जो है, जिसको हम शॉर्ट में गावू कहते हैं, गावू की स्थापना 2010 में हुई थी। ये एक अनरजिस्टर्ड यूनियन है, लेकिन ये एक इंडस्ट्री बेस्ड यूनियन है। हमने जब रजिस्ट्रेशन की फाइल हरियाणा श्रम विभाग में डाला था, तो हमारी फाइल रिजेक्ट हो गई थी। उसका हमने अपील फाइल किया और वो अपील अभी तक हम लड़ रहे हैं। तो वो मसला जो है अभी कोर्ट के अधीन है। लेकिन रजिस्टर ना होते हुए भी जो इंडस्ट्री के, खासकर गारमेंट इंडस्ट्री के श्रमिकों में हमारी पकड़ है और जो गारमेंट इंडस्ट्री के श्रमिकों का हमारे ऊपर विश्वास है, उसको देखते हुए हमने बीते 12-13 सालों में बहुत सारे मजदूरों को ध्यान में पर केंद्रित या मजदूरों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कैंपेन चलाए। कैंपेन जैसे आप मान के चलें कि न्यूनतम वेतन का कैंपेन चलाया हो, या पीएफ का कैंपेन चलाया हो, या बोनस का कैंपेन चलाया हो। इसके साथ साथ कई सारी फैक्ट्रियों में हमने यूनियन रजिस्टर, फैक्ट्री लेवल की यूनियन रजिस्टर करने का प्रयास किया। तो इस बीते 12-13 सालों में जितने सुचारू ढंग से और ज़ोर शोर से हमने गारमेंट क्षेत्र में के मजदूरों के साथ काम किया, खासकर दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, उसमें भी ज़्यादातर करके गुड़गांव और मानेसर के श्रमिकों की बात करें, तो वो काफ़ी ही उल्लेखनीय है। और हम इस बात पे हमें गर्व भी है और थोड़ा अफसोस भी है कि इस क्षेत्र में, इस सेक्टर के वर्कर्स में हमारी ही एक अभी चालू यूनियन है। जी। तो मेरा जो अगला सवाल है वो ये है, जो गारमेंट इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं, 5 साल में उनमें कोई सुधार दिखा है उनके राइट्स को लेके, उनकी पगार से लेके या फिर उनको ओवरटाइम करने पे कंपेंसेट करना? हमने कोविड के टाइम में ये भी देखा कि बहुत लोग जो है फोर्सफुली टर्मिनेट निकाल दिए गए, उनको कोई कंपेंसेशन नहीं मिला। महिलाओं के साथ अलग इश्यूज़ है क्योंकि वो महिलाएँ हैं, इस कारण से उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, अब्यूज़ेस, हैरेसमेंट। थोड़ा अगर इसमें आप थोड़ा लाइट डालें और बताएँ कैसा रहा है सिचुएशन अभी तक? देखिए, बीते 5 साल की अगर बात करें तो आप ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि जहाँ पे भी यूनियन का दखल रहा है और वहाँ पे अगर श्रमिकों के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वहाँ पे हमने अपने प्रयास से उनको उनका जो भी बकाया था, या उनको काम पे रखवाने वाली बात हो, या इस तरह के जो भी, जैसे मिनिमम वेज की ही बात करें आप, या बोनस की बात करें,
या सेवरेंस बेनिफिट, जिसको छटनी के वक्त जो भी देय होता है श्रमिकों को, उसकी बात करें तो जहाँ पे भी यूनियन की का दखल था वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिली हैं। अब अगर कोविड की बात करें तो कोविड के समय और उसके बाद बहुत सारे, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि बहुत सारे श्रमिकों को काम से निकाला गया, या उनको जो है जो भी उनका उचित मानदेय था वो नहीं दिया गया, या फिर बहुत सारी कंपनियां ऐसी बंद हो गई और बिना जो वर्कर्स का, एक हम लोग जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किए बिना ही भाग गई। तो ये बहुत बड़ी तादाद में हुआ। हमने देखा कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो कि गुड़गांव मानेसर के एरिया में मैन्युफैक्चर करती हैं, उनके बिजनेस में कमी नहीं आई। वो कोविड और उसके बाद के लॉकडाउन या जब दबिश का समय था, उस समय भी उन्होंने जो है ऑनलाइन माध्यम से या जिस भी माध्यम से अपनी बिक्री की, लेकिन उन्होंने श्रमिकों का उस दौरान का पैसा, खासकर जो 1.5 महीने फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद थी, वो पैसा देने के लिए कोई जिम्मेदारी लेने से उन्होंने मना कर दिया। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं कि यूनियन से जुड़े हुए जो मजदूर थे, उनका कोविड का बहाना बना के उनको काम पे रखने से, वापस रखने से मना किया गया। हमारे ही 2 केस में 2 फैक्ट्रियों ने ऐसा किया, जबकि हमारे दखल करने के बाद उन्होंने फिर श्रमिकों को वापस भी रखा, जो उनका बैठे दिनों का पैसा था, जिसको हम लोग बैक वेजेस कहते हैं, वो भी दिया, और वो लड़ाई हम जीते फिर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैसे तो हमारी यूनियन गुड़गांव में आसपास, गुड़गांव और आसपास के 51 फैक्ट्रियों में हमारा प्रेजेंस है, वहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ। लेकिन जहाँ हम मौजूद नहीं हैं, तो वहाँ पे मजदूरों को परेशानी हुई है, और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। कुछ एक फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पे कि उन्होंने बस खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि जो मजदूर जो कोविड के दौरान वापस पैदल चल के घर नहीं गए और रह गए, उनको सस्टेन करने के लिए 2,000-2,500 रुपए कुछ कंपनियों ने दिए, एक बार दिया, मतलब 2,000-2,500 बस एक महीने का? नहीं नहीं, उसका महीने का हिसाब नहीं था, ताकि वो वापस घर ना चले जाएं और जिस दिन फैक्ट्री खुले तो वापस वो काम पे आ सके, इसलिए उतने दिन का उनका राशन पानी चल जाए, ये हमने देखा। लेकिन ज़्यादातर 99% कंपनियों ने 1 रुपया भी नहीं दिया, ना सप्लायर ने दिया, ना ब्रांड ने इसकी जिम्मेवारी ली। उससे परेशानी बहुत हुई, मजदूरों के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया, क्योंकि उनको रूम का किराया देना था या जो कुछ भी था, तो उस दौरान जो कर्जा बढ़ा उनके ऊपर, वो चुकाने में उनको 2 साल लग गया। तो इस तरह की परेशानी तो हुई है। बहुत सारे मजदूर जो है वो ऐसे वापस घर गए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो वो इस तरह से घर गए कि फिर वो वापस ही नहीं आए, क्योंकि वो जो परेशानी है उनके दिमाग में ऐसा बस गया कि वो दोबारा दिल्ली आके या गुड़गांव आके काम करने का उन्होंने सोचा ही नहीं। और इस कदर जो कंपनी मालिकों ने भी उनको अनदेखा किया, या ब्रांड्स ने तो बिल्कुल ही अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनका कोई दायित्व नहीं बनता है। जी। तो ये तो हो गए उन वर्कर्स के जो कंपनी के साथ डायरेक्टली काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट में होते थे। अभी हम बात करते हैं उन वर्कर्स के बारे में जिसको डेली वेज वर्कर्स कहते हैं, जो जी। डेली कमाते हैं। जी। उनके लिए तो ये और भी कठिनाई का बहुत ज़्यादा। रहा होगा सिचुएशन, क्योंकि एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और कोई यूनियन लीडर नहीं है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई इंसान नहीं है। तो थोड़ा उन पे थोड़ा ज़रा बताइए देखिए, कोविड उनके के बारे में। दौरान और उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानी जिसको हुई है वो डेली वेज वर्कर्स हैं और पीस रेट वर्कर्स हैं। इन दोनों को ही, क्योंकि काम कोविड खत्म, मतलब कोविड का लॉकडाउन खत्म होने के बाद काम कम हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनियों में भी काम कम था, तो कंपनियों ने सबसे पहले जिसको काम देने से मना किया वो थे डेली वेज वर्कर्स और पीस रेट वर्कर्स। तो पीस रेट वर्कर्स थोड़ा अगर डिफाइन कर दे हमारे ऑडियंस के लिए। देखिए, अगर आप पेमेंट ऑफ वेज एक्ट की बात करें, या जो भी वेतन के भुगतान से संबंधित कानून है, उसमें है कि या तो जो श्रमिकों के वेतन का भुगतान होगा वो या तो टाइम रेट बेसिस पे होगा या पीस रेट बेसिस पे होगा। अब जब हम कहते हैं कि महीने की इतनी तनख्वाह हो श्रमिकों की, या एक दिन का इतना वेतन हो, या एक हफ्ते का इतना वेतन हो, तो वो एक टाइम रेट बेसिस है। उसी तरह जब पीस रेट बेसिस है, उस पे ये होता है कि मजदूर जितना पीस कपड़ा बनाएंगे या जितने पीस कपड़े को पे काम करेंगे, उस हिसाब से उनका भुगतान होगा। उसको हम कहते हैं पीस रेट बेसिस। लेकिन गारमेंट की अगर आप बात करें तो
जो पीस रेट श्रमिक हैं और जो डेली वेज श्रमिक हैं वो रेगुलर श्रमिकों में नहीं आते हैं या फॉर्मल वर्कर्स में नहीं आते हैं, वो इनफॉर्मल वर्कर्स में आते हैं। तो जहां हमने देखा कि कंपनियों के पास काम कम था कोविड के बाद के कुछ दिनों में, तो सबसे ज्यादा मार इन्हीं को पड़ी। हमारे पास तो ये भी केस आया कि वर्कर्स की भूखों मरने की नौबत आ गई, और उसमें फिर हमने अपने और कई सारी संस्थाओं से बात करके, और जैसे भी, क्योंकि उस समय हमने ये भी देखा था कि बहुत सारी संस्थाएं जो है राशन बांट रही हैं और दवाइयां बांट रही हैं, तो उन सब से मदद लेके बहुत सारे जो हमारे श्रमिक सदस्य थे या सदस्य नहीं भी थे, तो राशन बांटने का और इस तरह का हमने कैंपेन चला के बहुत लोगों की मदद की, लेकिन बहुत लोगों की मदद नहीं भी हो पाई, तो हमें वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा जी। तो आज के डेट पे जो हमारे डेली वर्कर्स हैं, जो डेली कमाने वाले वर्कर्स जो गारमेंट इंडस्ट्री में कपड़ों की क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो क्या उनकी कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है अब कोविड के बाद से? कोई चेंजेस आया है, कोई नया लॉ या फिर कोई यूनियन जो उनके सपोर्ट पे खड़ा हो सके? देखिए, कोविड के बाद अगर आप बताएं तो चीजें बहुत हद तक नॉर्मल हुई हैं, ओके। क्योंकि प्रोडक्शन अब पहले के लेवल पे पहुंच गया है, या इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। कोविड के इमीडिएट बाद के एक साल में प्रोडक्शन कम था, लेकिन उसके बाद जो है अब जाके जो है बीते मान के चलें आपकी एक साल में जो है प्रोडक्शन पुराने लेवल पे आ गया है। जहां तक सुधार की बात है कि प्रोडक्शन पुराने लेवल पे आने का मतलब ये है कि वर्कर्स के ऊपर टारगेट का प्रेशर बढ़ गया है। टारगेट का प्रेशर बढ़ गया है, और टारगेट इतने मतलब दोगुने के बराबर है। जैसे पहले वर्कर्स अगर 30 पीस बनाते थे तो आज उनको 60 पीस 70 पीस ऐसे बनवाया जा रहा है। और ये पूरा जो उनके ऊपर फिजिकल स्ट्रेस है, उसके अलावे भी ये टारगेट पूरा ना होने पे उनके खिलाफ जो है दंडनीय कार्रवाई की जाती है, जिसमें ये होता है कि उनको हो सकता है 2 दिन के लिए काम देने से मना कर दिया जाए, या उनको गेट पास देके बाहर कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे श्रमिकों को जो कि लगातार टारगेट नहीं दे पाते उनको काम से भी निकाल दिया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी कार्रवाई होने लगी है श्रमिकों के ऊपर, जो कि उनके काम में एक तरह से बाधा है, और उनका जो भी जैसे रोजी रोटी उनकी चलती है उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके साथ साथ जो जहां तक कोविड के बाद जो कंपनियों के रवैये की अगर आप बात करें, तो पहले तो फिर भी कंपनियां वर्कर्स अगर शिकायत करते थे या लेबर डिपार्टमेंट जाते थे तो एक थोड़ा पॉजिटिव रवैया अपना के मानती थी कि हाँ चलो हम काम पे लेने के लिए तैयार हैं, या हम जो है जो भी इसका बकाया है वो देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इस चीज के प्रति कंपनियां या जो भी कंपनी मालिक है वो बिल्कुल ही उनका मतलब इनटॉलरेंट है उसके प्रति। उनको पसंद ही नहीं है कि वर्कर उठ के श्रम न्यायालय चला जाए या यूनियन के पास चला जाए। जहां हम पहले से मौजूद थे वहां तो स्थिति ठीक है, लेकिन अगर नए वर्कर्स यूनियन के ऑफिस के आसपास भी दिख जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है। तो इसका ये मतलब है कि जो जीरो टॉलरेंस उन्होंने अपना लिया है कि वर्कर्स ऑर्गेनाइज ही ना हो पाए और अपनी आवाज ही ना उठा पाए, ताकि उनका लगातार टारगेट उनको मिलता रहे, समझ रहे हैं? तो उसके वजह से जो है वर्कर्स के अंदर एक डर की स्थिति हो गई, और जो साल 1.5 साल बेरोजगारी देखी कोविड के बाद श्रमिकों ने, एक तो उनके अंदर भी ये डर आया है कि अब अगर काम छूटेगा तो फिर पुरानी वाली परेशानी होगी हमें, जब पहले जो हमने झेला है वो दोबारा झेल सकते हैं। तो उस कारण भी वर्कर्स सामने आने से डर रहे हैं, या थोड़ा बहुत अगर उनका नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत ही क्यों, अगर ठीक ठाक नुकसान भी हो रहा है लेकिन किसी तरह वो बैलेंस एक मेंटेन करके अपना खर्चा चला पा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी वो नहीं आते हैं। अब जैसे कोई कंपनी अगर है जो कि मिनिमम वेज नहीं दे रही है या पीएफ ईएसआई नहीं दे रही है, जिसका कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वर्कर्स की फ्यूचर सिक्योरिटी पे या प्रेजेंट स्टेट पे, तो उसको उठाने से बेहतर वो समझते हैं कि चुपचाप मुंह बंद करके काम करते रहो, नहीं तो जो आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो ये एकदम ही एंटी यूनियन और एंटी ऑर्गेनाइजिंग रवैया जो कंपनियों ने अपनाया है, ये कोविड के बाद पहले भी था, लेकिन एक रीजनेबल लेवल तक वो मानते थे, ताकि कोई बाधा ना आए, मतलब उनके काम में कोई बाधा ना आए,
प्रोडक्शन जैसा है चलता रहे और उनके ऊपर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े कि अगर उनके खिलाफ अगर फैसला लेबर डिपार्टमेंट या लेबर कोर्ट करती है। लेकिन अब वो बिल्कुल ही अग्री नहीं करते किसी चीज़ पे, तो ये हमने देखा है। जी जो ये इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जो यूरोपियन ब्रांड्स हो गए या फिर अमेरिकन ब्रांड्स हो गए, जहाँ जी पर एक लिस्ट निकली थी 2020-21 में कि किस तरह से इन यूरोपियन और अमेरिकन ब्रांड्स के अंदर इतने एक्सप्लॉयटेशन हुए थे श्रमिक के साथ, मजदूरों के साथ। वो कुछ में उन ब्रांड्स का अगर हम जिक्र करें, वो ज़ारा, मैंगो, एडिडास, ये सब ये लिस्ट है, मैं आपको हम आपको बता देंगे नीचे। तो इन फॉरेन ब्रांड्स का कितना प्रेशर रहता है वर्कर्स के ऊपर, और जो जिस कीमत पे हम कपड़ा खरीदते हैं उसका कितना परसेंटेज बेनिफिट एक लेबर को मिलता है, कितना उसका मतलब कितना अगर रेट की बात करें तो पीस रेट आपने कहा, अगर वो एक अमेरिकन ब्रांड के साथ या फिर एक यूरोपियन ब्रांड के साथ वो काम कर रहा है, जो पीस रेट उसके लिए बना रहा है, तो पर पीस उसको कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, कितना एक्सप्लॉयटेशन है। मैं इसको आपको बड़े ही अ, एक अनुपात के तौर पे आपको बताता हूँ या एक रेशियो के तौर पे बताता हूँ। जो असेसमेंट है तो श्रमिक संगठनों का, और खासकर जो ग्लोबल साउथ की कुछ श्रमिक संगठन है जिसमें कई सारे यूनियन सदस्य हैं, उसके एक तरह से अलायंसेस हैं, उसी में से एक एशिया फ्लोरवेज अलायंस है। उसका कैलकुलेशन है, और ये दुनिया भर की कई सारी संस्थाएं मानती हैं इस कैलकुलेशन को। उसका एक कैलकुलेशन है कि जो रिटेल प्राइस एक गारमेंट का होता है, अगर वो 100 रुपए है, तो उसमें से जो है ओनली 2.8% या 2 रुपए 80 पैसे ही जो है लेबर कॉस्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि रिटेल प्राइस और एफओबी प्राइस जो होता है वो समवेयर अराउंड 20 to 25% ऑफ रिटेल प्राइस। एफओबी प्राइस मतलब यहाँ प्रोडक्शन अगर भारत में हुआ और शिप तक ले जाने का खर्चा जो होता है वो यहाँ की कंपनी का होता है। तो यहाँ की कंपनी का खर्चा सारा कुछ मिला के, तो ब्रांड इसका मतलब है जो यहाँ की कंपनी से खरीदती है माल, वो रिटेल प्राइस का ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26% होता है। ये हो गई बात। अब इसके ऊपर जो खर्चा होता है, जैसे ब्रांडिंग और बाकी सारी चीज़ें, वेयर हाउसिंग और जो भी शोरूम और ये सारे का खर्चा भी अगर आप मिला लें, तो ये एक फेयर अजम्पशन होगा कि ब्रांड्स 30 से 40% प्रॉफिट कमाती हैं ऑन पर पीस ऑफ गारमेंट, जिसमें लेबर कॉस्ट सिर्फ 2 रुपए 80 पैसे या 2.8% है। ठीक है, और ये मैं एक मोटा मोटी फिगर आपको बता रहा हूँ। अब एशिया फ्लोरवेज का ही कैलकुलेशन था कि ब्रांड्स अगर पर पीस ऑफ गारमेंट अगर 1 रुपए या 2 रुपए बढ़ा देती है वर्कर्स को देना, ताकि ऐसा हो जाए कि 2.8 रुपीस की जगह उनको 100 रुपए पे 5 रुपए या 6 रुपए मिलने लगे, तो ऑटोमेटिकली ही जो है वर्कर्स की लिविंग स्टैंडर्ड और हर चीज उनको एक तरफ वो और ज्यादा लिविंग वेज के तरफ आ जाएंगे। इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए एशिया फ्लोरवेज ने क्या किया था कि जब कोविड का पीरियड आया तो एक जॉइंट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकाला, क्योंकि ये उसने कहा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स है, तो ब्रांड्स जो पैसा दे रहे हैं, सॉरी सप्लायर कंपनियां जो पैसा दे रही हैं या जो भी उनकी क्षमता है या नहीं भी दे रही हैं, उसका जो पुराना कोविड का इम्पैक्ट है उसको देखते हुए अगर कुछ अमाउंट ब्रांड्स भी कमिट करें वर्कर्स को देने के लिए, तो जो भी उनका अनएम्प्लॉयड होने की वजह से या जो भी कर्जा उनके ऊपर आया, इन सारी चीज़ों से उनकी जो है एक जीवन शैली थोड़ी आसान हो पाएगी। लेकिन ब्रांड्स ने इससे बिल्कुल ही डिसएग्री किया है अभी तक, तो इस वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम जो वर्कर्स को फेस करना पड़ा। तो जॉइंटली लायबल होने के नाम पे ही उनका इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, आप इसको समझिए कि, और वहीं हमने देखा कि इंटरनेशनल ब्रांड्स ने अपने शेयर होल्डर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो उनका रिटर्न होता है शेयर्स पे या जो उनका प्रीमियम होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप सोच सकते हैं कितना एंटी लेबर है ये सारा कुछ। जी, तो ये ब्रांड जिसको हम पहनते हैं, इतना एडोर करते हैं, इतना पसंद करते हैं, जी, या इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्च कर रहे हैं सप्लाई चेन, मतलब इन द प्रमोशन एंड अदर स्टफ, वहीं पर वो लेबर पे खर्च करने पे इतना वो हेजिटेंसी है।
और उनको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना। अब मैं फिर आपको उसी कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ। ब्रांड का रिटेल फाइनल रिटेल प्राइस अगर 100 रुपया है और 2 रुपया 80 पैसा ही उसको लेबर को देना है, हमारा कहना है कि 2 रुपया 80 पैसा के जगह तुम अगर 5 रुपए देते हो वर्कर को, यानी कि ओनली 5% ऑफ द रिटेल वैल्यू, तो वर्कर्स लिविंग वेज के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इससे तुम्हारा हो सकता है पर गारमेंट पे $1 या उससे भी कम का खर्च बैठे। कहने का मतलब है कि 50 सेंट्स के अराउंड उनके ऊपर खर्चा बैठेगा, जो कि कस्टमर देने के लिए तैयार होगा अगर ब्रांड्स बताती हैं कि वो फेयर लेबर में बिलीव करती हैं या फेयर लेबर प्रैक्टिसेस अपनाते हैं। तो कस्टमर नहीं देगा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनके अंदर विलिंगनेस नहीं है। तो कैसे प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमाइज किया जाए ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स में और ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम बांट पाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि वर्कर्स को लिविंग वेज या फेयर वेज मिले इसके। जी, अभी एक क्वेश्चन मैं लेबर्स की तरफ से पूछना चाहूँगी, जो भी वर्कर्स गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हो या फिर वो डेली वेज वर्कर्स हो, अगर उनको कोई कठिनाई आती है तो किस तरह से वो इन संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं? क्योंकि ये तो बिल्कुल कट ऑफ है, इनके पास कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं है, इनका कोई यूनियन नहीं है, कोई बहुत कम ही हमें दिखता है कि जहाँ पर यूनियन के साथ लेबर जुड़े हुए हैं, बहुत अभी भी कटे हुए हैं। और इनको लेके इनके अधिकारों के बारे में अगर थोड़ा बताएं, इनके अगर 5 ऐसे राइट जो लेबर्स को पता होना चाहिए, मजदूरों को पता होना चाहिए, ये मेरे ये अधिकार है और ये मुझे मांगना चाहिए, मैं जहाँ काम करती हूँ मुझे पूछना चाहिए, अगर आप थोड़ा इस पर बताएं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो राइट है वो तो उनका वेज का राइट है, वेतन जिसको कहते हैं। वेतन का जो अधिकार है या न्यूनतम वेतन का अधिकार है। तो हर राज्य सरकार जो है, जैसे हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इसने अपना न्यूनतम वेतन ये हर साल रिवाइज करते हैं। कई कई जगह तो 2 साल में 2 बार रिवाइज होता है। तो इन सबसे पहले जो श्रमिक हैं उनको अपनी स्किल कैटेगरी पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से उनका कितना न्यूनतम वेतन बनता है ये उनको पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता कर सकते हैं? ये तो अगर आप किसी भी यूनियन के संपर्क में हैं या किसी भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में हैं या किसी भी लेबर एक्टिविस्ट के संपर्क में हैं, या आप लेबर ऑफिस जाके भी पता कर सकते हैं। अच्छा। तो जहां भी लेबर ऑफिस हो आप वहां जाके पता कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन सरकार का आता है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। अगर श्रमिक की क्षमता नहीं है कि वो मोबाइल पे इंटरनेट वगैरह चला के वो निकाल पाए, तो किसी की भी सहायता से वो नोटिफिकेशन ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो वो पब्लिक में है, कोई इसमें उसको अर्जित करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये हो गया न्यूनतम वेतन, कि न्यूनतम वेतन से कम अगर 1 रुपया भी देता है, चाहे उसने हो सकता है कंपनी मालिक ने उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया हो, लेकिन अग्रीमेंट करके भी आप न्यूनतम वेतन से कम नहीं दे सकते। ये पहली बात हो गई। दूसरा अधिकार सबसे बड़ा ये है कि साल में एक बार जो वर्कर्स को बोनस मिलता है, वो बोनस 1 महीने की सैलरी के बराबर कम से कम होना चाहिए अगर वर्कर ने पूरे साल काम किया है। अगर 6 महीने काम किया है तो उसी अनुपात में वो कम हो जाएगा। अगर 6 महीने काम किया है तो 15 दिन के वेतन के बराबर होना चाहिए। 3 महीने काम किया है तो 7 साढ़े 7 दिन के वेतन के बराबर होना चाहिए। तो बोनस जो है 8.33% जो उसकी सालाना इनकम थी उस कंपनी में, उतना तो होना ही चाहिए। उससे कम अगर कोई कंपनी देती है तो गलत देती है। तीसरा है पीएफ और ईएसआई। पीएफ और ईएसआई जो है, पीएफ के केस में जिस भी फैक्ट्री में 20 या उससे ज्यादा श्रमिक हो, और ईएसआई के केस में जिस भी फैक्ट्री में 10 या उससे ज्यादा श्रमिक हो, तो हर किसी को मिलना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कैजुअल हो या जो भी हो। इनफॉर्मल को भी मिलना चाहिए। डेली वेजर्स को नहीं मिलता क्योंकि वो कंपनियां बदल बदल के काम करते हैं। तो ये बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट का नियम है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो भी वही काम कर रहा है जो कि एक परमानेंट वर्कर काम कर रहा है, तो दोनों के वेतन में अंतर नहीं होना चाहिए। महिला पुरुष के वेतन जो कि सेम काम कर रहे हैं तो उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। इसका और एक आयाम ये है कि जो सुविधाएं परमानेंट वर्कर्स को या रेगुलर वर्कर्स को मिल रही हैं, वही इन मतलब कि जो नॉन परमानेंट या इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको भी मिलनी चाहिए। वर्किंग कंडीशंस में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टोटल वेतन जो है वो न्यूनतम वेतन के बराबर ना होके जो आपका बेसिक और डीए है, डियरनेस अलाउंस जिसको कहते हैं,
वो न्यूनतम वेतन के बराबर होना चाहिए। क्योंकि कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि पूरा वेतन तो न्यूनतम वेतन के बराबर होगा, लेकिन बेसिक डीए कम कर देंगी। बेसिक डीए अगर उन्होंने कम कर दिया तो फिर पीएफ और ईएसआई और सेवरेंस बेनिफिट्स में जो उनकी लायबिलिटी होती है वो अपने आप कम हो जाती है, जो कि एक इलीगल काम है। इसके साथ साथ हर श्रमिक को ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी फैक्ट्री के अंदर जो है वो एक आईसीसी या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखती है, और एक वर्क्स कमेटी होनी ही चाहिए। वैसे तो एक सेफ्टी कमेटी भी होती है, ये 3 कमेटियां तो बिल्कुल ही होनी चाहिए, लेकिन एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और एक वर्क्स कमेटी जो है, और दोनों ही कमेटी में मैनेजमेंट के सदस्य और वर्कर्स के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होने चाहिए। तो ये 2 चीज होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उस बाबत आप कंप्लेंट कर सकते हैं या लेबर डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। जो आखिरी चीज सबसे अहम है वो ये है कि प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी कंपनी मालिक या नियोक्ता ना दे उसके यहाँ काम ना करें, या उसकी जल्द से जल्द शिकायत करें। क्योंकि आगे जब वही नियोक्ता या वही कंपनी मालिक आपका जो भी लीगल एंटाइटलमेंट है वो देने से मना करेगा तो कोर्ट जाके आप अपना केस नहीं प्रूव कर पाएंगे। इसीलिए प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे अहम है। वो आपको जो भी कंपनी ना दे तो वहां काम मत ना करें, उसकी शिकायत जल्द से जल्द और करें। शिकायत कहाँ करें? लेबर डिपार्टमेंट लेबर में। डिपार्टमेंट लेबर में जाके। डिपार्टमेंट में हर सर्कल में लेबर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बैठते हैं। आप वहां पे उसकी शिकायत करें और उस पर संज्ञान लेते हुए जो लेबर डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई करेगी। तो उससे ये होगा कि ये जो एक प्रैक्टिस बना हुआ है कि वर्कर्स को कैश में सैलरी दे दो, कैश में सैलरी देना सबसे गलत है, इलीगल है। सरकार ने नियम बना रखा है कि कैश में सैलरी नहीं दी जाती है, नहीं देनी ही नहीं है। उनको आईडी कार्ड नहीं देंगे, उनको पे स्लिप नहीं देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ भी नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप या श्रमिक और नियोक्ता का जो संबंध, जो कि अगर हिंदी में बोले तो वो कोर्ट में जाने के बाद या किसी अथॉरिटी के पास जाने के बाद श्रमिक प्रूव ही नहीं कर पाता, और आप प्रूव नहीं करेंगे तो आपका केस ही नहीं स्टैंड करेगा। तो इस वजह से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। क्या न्याय मिलता है कंप्लेन करने के बाद? क्योंकि बहुत सारे लोग इसी डर में आगे नहीं बढ़ते कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो कहीं हम पे ही ना भारी पड़ जाए, हम अपना काम ना खोए, न्याय नहीं मिलेगा। तो क्या न्याय मिलता है? क्योंकि आप लॉयर भी हैं, आपने केसेस भी काफी देखा देखिए, है। समय लगता है। वर्कर अगर खुद समझदार है, उसे पता है कि कैसे मैं प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्जित कर सकता हूँ या कितना जरूरी है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स के अंदर धैर्य है कि समय लगने के बाद मेरा केस इतना स्ट्रांग है कि मैं जीत सकता हूँ या जीतूंगा मैं। न्याय मिलता है। बहुत सारे केसेस में न्याय नहीं भी मिलता है, लेकिन वहाँ केस कमजोर क्यों होता है हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्कर्स जब तक काम कर रहे थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका जो मालिक, कंपनी मालिक है, वो कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कि नहीं, या एक फॉर्मल सेटअप में काम करवा रहा है कि नहीं, और बाकी सारा जितना भी कॉम्प्लायंस है वो पूरा कर रहा है कि नहीं। उनको सिर्फ ये मतलब होता है कि उनकी सैलरी आ जाती है, चाहे वो कैश में आए या चाहे बैंक अकाउंट में, उससे मतलब नहीं है। तो इन कुछ चीजों पे जब तक आप ध्यान नहीं देंगे तो ये लापरवाही आपके तरफ से है। और जहां लापरवाही है वहां फिर ये तो जरूर है कि यूनियन के पास माध्यम है कि वो बहुत सारे उपाय अपना के बुरे से बुरे केस में भी जो है केस प्रूफ कर पाती है, क्योंकि वो उसको कैसे एविडेंस लीड करना है, या अगर कोई वकील ही है, या कैसे मैनेजमेंट से जो बात निकलवानी है वो निकलवाना है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, किस तरह से आर्टिकुलेट करना है केस को। कई बार उस चीज से फायदा होता है, लेकिन बहुत सारे केस में नहीं भी होता है, क्योंकि श्रमिक उस समय खुद जो है, मतलब उसको कहें जिसको क्या कहें, कॉशियस नहीं थे, कॉशियस नहीं होता। जी। और ये जो केसेस के लिए जो लॉयर्स को अप्रोच करते हैं, ये क्या फ्री में होता है? कितना खर्चा होता है? क्योंकि ये भी एक माइंड में रहता है कि हम अगर लॉयर को अप्रोच करेंगे तो हम कहाँ से पे करेंगे उनका फी? बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं जो प्रो बोनो काम करते हैं। प्रो बोनो अगर समझा दें। अगर प्रो बोनो का मतलब कि ये संस्थाएं मजदूरों के बदले एडवोकेट का जो भी मिनिमम फीस होता है वो देके इनसे मजदूरों का काम करवाती हैं।
फ्री में, और इनको इनसे कोई लॉयर का चार्जेस नहीं लेते हैं। लॉयर मिनिमल चार्ज हो सकता है, अब जैसे केस फाइलिंग चार्ज, फोटोस्टेट का चार्ज, ये जो कि बहुत ही मिनिमल होता है। कितना मिनिमम फिर भी एक मतलब मैं क्या 150 बताऊं, 500? 200 250 500 के आसपास होता है। ठीक है। तो वो तो जायज है लेना। ओके। इसके अलावे जो है हर कोर्ट में, जैसे गुड़गांव कोर्ट में भी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, अगर श्रमिकों को नहीं पता है कि हम किस संस्था के पास जाएं जो कि हमारी लीगल मदद कर पाए, तो उनको सिर्फ ये करना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके और वहाँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का जो भी ऑफिस है उसके पास जाके सहायता मांगे और उनकी सहायता की जाएगी। एक पूरा कैटेगरी है कि फैक्ट्री वर्कर्स के लिए या इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए लीगल एड देना है, ये कंपलसरी है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरी। क्योंकि ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि अगर आमदनी काफ़ी है तो आपको लीगल एड नहीं मिलता है, ठीक है। तो लेकिन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के केस में एक पूरी कैटेगरी है जिनको कि लीगल एड मिलता है। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को अप्रोच कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, एप्लीकेशन भर के दीजिए, तो वो आपको वकील प्रोवाइड करेंगे। और वहाँ भी आपका कोई पैसा नहीं लगेगा क्योंकि उनका जो भी खर्चा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वो उठा रही है। जी जी जी। तो अभी हमने सुना कि लेबर राइट्स पे जो गारमेंट इंडस्ट्री पे करने वाले वर्कर्स के कितने राइट्स क्या क्या है, ब्रांड्स का कितना रेजिस्टेंस है लेबर्स को, कितने एंटी लेबर है ये सारे ब्रांड जिनको हम इतना गॉड मानते हैं, इतना हम उसको पसंद करते हैं। और जो जो मजदूर इस वीडियो को देख रहे हैं, किस तरह से आप अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। लॉयर फी जो लीगल एड है वो फ्री है, आप लेबर डिपार्टमेंट जाकर अपनी कंप्लेंट रख सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आज आपने सुना। और आखिरी में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे, जो आम पब्लिक है, जिन जो ब्रांड्स कॉन्शियस है, शूज़ से लेके कपड़े, इतने मतलब ब्रांड एडिक्ट है वो लोग, तो उनके लिए एक मैसेज जो किस किस तरह से आम पब्लिक का अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने लेबर्स के लिए इनको जस्टिस दिला सके। हमारा क्या योगदान हो सकता है इसमें? देखिए, मेरा सिंपल सा ये कहना है कि जो इंसान अगर 2,000 रुपये का या 1,000 रुपये का शर्ट पहन सकता है, वो मोबाइल पे, इंटरनेट पे ज्ञान अर्जित या जानकारी ले सकता है। मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि नेशनली और इंटरनेशनली भी गारमेंट पे इतना ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल है या गारमेंट पे इतने लोगों ने काम किया है और अलग अलग ब्रांड्स के सप्लाई चेन के बारे में इतने लोगों ने अपने रिसर्च रिपोर्ट्स बनाए हैं, या आप देखें कि उनका जो भी ओपिनियन है वो दिया है। तो मेरा ये कहना है कि एंड कंज्यूमर जो है वो जो भी कंज्यूम करता है उसका सप्लाई चेन के बारे में जानकारी अर्जित करे। और अगर उसको लगे कि नहीं सप्लाई चेन में गड़बड़ है, अब जैसे फला कंपनी है वो इंडोनेशिया में मजदूरों से चाइल्ड लेबर करवाती है, या हमने एक स्पोर्ट्स ब्रांड का सुना था जिन्होंने चाइल्ड लेबर करवाया था और कई सारे बच्चों के हाथ खराब हो गए थे। तो थोड़ा और जीन्स के फैक्ट्री में भी हम देखते हैं कि जीन्स के फैक्ट्री में या फिर कारीगरी से, जैसे मैंने ये कुर्ता पहना है, ऐसे कामों के लिए बच्चों का इस्तेमाल होता है क्योंकि उनके हाथ छोटे होते हैं, उनको कहीं भी बिठा दो छोटी सी जगह जी पे। जी, तो सप्लाई चेन को समझना थोड़ा, जरूरी खासकर है। जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं वो जो भी ब्रांड पसंद करते हैं या करेंगे, उस ब्रांड का सप्लाई चेन थोड़ा इंटरनेट पे देख लें, पढ़ लें। अगर उनको लगे कि नहीं यहाँ फेयर लेबर हो रहा है तब तो उसको पहने, बेशक पहने, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा अवॉइड करें, यही मेरा कहना है। अवॉइड करें। जो एंड टू एंड सप्लाई चेन का सिस्टम है उसमें जो एंड में कंज्यूमर ही है, कंज्यूमर को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो पहना है कहीं खून से तो लथपथ नहीं है जो आपने पहना है, क्योंकि आप भी इसके कहीं ना कहीं भागीदार बनते हैं सप्लाई चेन के। और इसी पे हम जो है अपना एपिसोड अंत करते हैं। और जिन लेबर्स को या फिर किसी को भी और जानकारी चाहिए रविशंकर जी से, प्लीज़ उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो कांटेक्ट डिटेल्स है मैं अपने यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और अपने फेसबुक पे भी। और हमारा जो चैनल है देखते रहिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू रविशंकर सो जी। मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।